So this video we will talk about Faraday law and Faraday law के दो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे और कैसे बिना Faraday लॉ यूज़ करे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जैसे कि मैंने अभी भी बात किया, हमारे पास क्या है, Faraday लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन Faraday लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अभी हम लोग इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। रीज़न बिंग Faraday लॉ की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। क्या है, कुछ कुछ होता है, क्या होता है लास्ट में जाके देखेंगे। लेकिन बिना Faraday लॉ को हम लोग यूज़ करके हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, चलो। तो पहली चीज़ जो मुझे पता होनी चाहिए दैट इज़ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज रहता है। आप लोग बोलेंगे कि सर पता है ये तो हमें, तो ऑब्वियसली पता दैट इज़ 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम्स। ऑब्वियसली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर आप साइन की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आप आगे लगा सकते हैं। तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे मुझे पता है उसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम्स आना चाहिए। ठीक है जी। फिर मैं आपसे सिंपल सी चीज़ ये बोलता हूँ कि अगर ठीक है एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा। तो एक मोल क्या होता है, एक एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स, उसमें कितना चार्ज है। तो आप बोल देंगे ठीक है, आप एक का तो मुझे पता है कितना है, 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 है। आपको कितने का चाहिए, एक मोल पे चाहिए। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात बोलता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम है, तो दो पे कितना हो जाएगा। आप बोल दो कि ठीक है एक पे इतना है, दो पे डबल हो जाएगा, तीन पे ट्रिपल हो जाएगा। तो आप तो यही बात करेंगे। तो हम लोग यही एनालाइज करेंगे कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कितना हो जाएगा। तो आप स्ट्रेट वे बोल देंगे एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स में 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम्स इंटू 6.023 टाइम्स 10⁻23 इतना कूलम चार्ज हो जाएगा एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, तो इतना चार्ज होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अगर मुझे पता है कि अगर मैं नेट चार्ज देख लूँ कि कहीं भी मुझे दिख गया कि 96500 कूलम्स चार्ज आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ये स्ट्रेट वे बोलूँगा कि भाई आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है। या आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स देख लो या आप 96500 कूलम्स चार्ज देख लो, बात बराबर है। इस चार्ज को हम लोग प्यार से बोलते हैं 1 फैराडे। तो 1 फैराडे क्या होगा, आपके पास अगर 96500 कूलम्स चार्ज होगा उसको हम लोग 1 फैराडे बोलेंगे। अब कुछ लोग बोलोगे सर ये एग्जैक्टली ये नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली ये नहीं होता। 96 कुछ बुक्स में 487 मिलेगा, कुछ में 490 मिलेगा, अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, बट ऑन एवरेज 96500 लेके हम लोग चलेंगे। तो 96500 कूलम्स इतना चार्ज हमारे पास है, उसको हम लोग 1 फैराडे से डिनोट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये होगी, या 1 फैराडे की बात कर लो या 96500 कूलम्स की बात कर लो या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लो। तो ये सारी चीज़ें अपने को समझ आ रहा है, एक ही चीज़ को डिनोट कर रही हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो मेरे पास, या फिर नंबर ऑफ फैराडे हो, या फिर 96500 कूलम चार्ज हो। वो सारी चीज़ें मेरे को एक ही चीज़ समझा रही हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इन द एंड मुझे मतलब किससे होगा, इन द एंड मुझे मतलब ही एक ही चीज़ से, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं। तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम सभी न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल एक बार आप देखेंगे मेरे साथ कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे हमें समझ आ जाएगा कि अच्छा हर जगह यही अप्रोच लगानी है। ठीक है जी, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। 96.5 current was passed through molten NaCl for 1 minute 40 seconds. Find out the amount of sodium deposited at cathode and volume of chlorine evolved at anode at NTP. NTP STP कुछ भी बोला, ठीक है, कुछ कुछ बोला मैं। अपने मतलब की चीज़ें ढूंढो। पहली मतलब की चीज़ होनी चाहिए दैट इज़ हमारे पास करंट कितना है। तो करंट मुझे पता है मेरे पास कितना आ रहा है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 96.5 एम्पियर। तो स्ट्रेट वे आप क्या करेंगे, आपको पता है करंट कितना आ रहा है, करंट आ रहा है 96.5 एम्पियर। उसके बाद टाइम अपने को गिवन है 1 मिनट 40 सेकेंड्स, दैट इज़ 100 सेकेंड्स टाइम गिवन है। और इतनी फिजिक्स मैं बचपन से पढ़ के आया हूँ कि मुझे ये पता है कि अगर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है तो चार्ज कैसे होता है, चार्ज इज स्ट्रेट वे करंट इनटू टाइम। तो करंट इनटू टाइम कर दोगे तो आपके पास चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आएगा, 96.5 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट है और 100 मेरे पास सेकंड टाइम है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 9650 कूलम्स। तो इतने कूलम्स मेरे पास क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो स्ट्रेट वे मुझे पास चार्ज आ गया कि मेरे पास चार्ज इतना आ रहा है, दैट इज़ 9650 कूलम्स। पहली चीज़ आपको ये कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में, ठीक है, कि आप चार्ज कैलकुलेट कर लो।
लेकिन आपको चार्ज किस में चाहिए, आपको चार्ज कूलम्स में नहीं चाहिए, आपको चार्ज चाहिए फैराडेज में। तो आप क्या करोगे, आप इसी चार्ज को, हम लोग अभी क्या चाहिए हमें चार्ज कैलकुलेट करना है किस में, फैराडे में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी चार्ज को, जो भी आपके पास चार्ज आया कूलम्स में, उसको डिवाइड कर दो किससे, 96500 से। तो जो ये वैल्यू आपके पास आएगी ये स्ट्रेट वे आपको दे देगी फैराडे, यानी जो आपके पास चार्ज प्रेजेंट है इसमें किसमें, फैराडे में आपके पास आ जाएगा। कूलम्स में नहीं, पहले कूलम्स में निकलेगा, फिर आप उसी को कन्वर्ट कर लोगे फैराडेज में। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखो, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.1 फैराडे। तो ये क्या आया, दिस इज चार्ज, और किस में आ रहा है, ये फैराडे में आ रहा है। और हमने अभी अभी बात किया था इसका कि चार्ज जब फैराडे में आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, वो नंबर ऑफ फैराडेज के बराबर होता है, और वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कितने मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितने आ रहे हैं मेरे पास, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.1। और पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। एक बार ये निकल आया, फिर हमारा एक्चुअली इसके बाद यूज़ होता था फैराडे लॉ, लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं, हम लोग बिना फैराडे लॉ के इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे। यहाँ तक एक बार अगर आपके पास आ गया तो आगे अपने को क्या करना है, आगे हमें रिएक्शंस देखने हैं, दैट इज़ जिसमें भी हमसे पूछ रहा है कि अगर मेरे पास पहली चीज़, क्वेश्चन पे आ जाते वापस, ये स्टेप्स तो आपको हर क्वेश्चन में करने होंगे जो भी अभी हमने किया। पहला स्टेप क्या था, चार्ज निकालना है, कैसे, करंट इनटू टाइम करके। एक बार चार्ज हमारे पास आ गया, फिर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उस चार्ज को कन्वर्ट करेंगे फैराडेज में, और जो वैल्यू आती है वही मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो ये स्टेप्स हम लोग हर जगह करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन बोलता है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो यार सोडियम का रिएक्शन लिख देते हैं, अपने को सोडियम देखना है। तो सोडियम का रिएक्शन क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, ये मुझे देगा सोडियम, और कौन सा, सॉलिड। ये तो एक्वस था, तो एक्वस जो हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया, उसमें से जो सोडियम वाला पार्ट था वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। और कहाँ पे होगा, ये कैथोड पे होगा। और आपसे सिंपली ये पूछ रहा था कि जो ये सोडियम बन रहा है ये इसकी मास क्या है, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को देख के एक चीज़ बोल सकते हो कि यार जितने मोल्स मेरे पास इलेक्ट्रॉन है उतने ही मोल्स मेरे सोडियम के बन रहे होंगे। तो स्ट्रेट अवे मैंने क्या समझा कि जो इलेक्ट्रॉन जितने मोल्स बना उतने ही मोल्स मेरा सोडियम भी बनेगा। हेंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रेट अवे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इक्वल टू मोल्स ऑफ सोडियम होंगे। सोडियम कौन सा, जो डिपॉजिट हुआ। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि यही वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी, कितनी आ रही थी, इट वाज 0.1। तो मेरे मोल्स ऑफ सोडियम कितना डिपॉजिट हुआ, वो भी डिपॉजिट हो जाएगा 0.1 मोल्स। तो सोडियम जो डिपॉजिट हो रहा है मेरा, सोडियम डिपॉजिटेड, वो कितना आ रहा है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.1 मोल्स, ठीक है। आपके पास मास, एक बार मोल्स आ गया तो मोल से मास कैसे निकाल सकते हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड कितना हो जाएगा, ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स मोलर मास, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स से 0.1, मोलर मास कितना है इसका 23, तो ये वैल्यू आ रही है 2.3 ग्राम्स। तो जो आपका मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड है वो कितना हो गया, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 2.3 ग्राम्स। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब भी अपने को सोडियम का डिपॉजिशन निकालना है कि कितना सोडियम हमारा डिपॉजिट हुआ। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्ट्रेट अवे क्या कि जो अपने पास सोडियम आ रहा है, पहले तो करंट से चार्ज पे आओ, चार्ज से फैराडेज पे आओ, फैराडेज से रिएक्शन लिखो, रिएक्शन तो हम लोग लिख ही सकते हैं और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इवॉल्व एट एनोड, और कौन से एनटीपी कंडीशन या एसटीपी कंडीशन कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो अब अगर मुझे क्लोरीन के बारे में बात करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्लोरीन का रिएक्शन। तो क्लोरीन का रिएक्शन हो जाएगा, क्लोरीन आपके पास पड़ा है मोल्टन फॉर्म में, ये कन्वर्ट होता है हाफ क्लोरीन गैस में प्लस एक इलेक्ट्रॉन में। और अगेन वही वाली बात, अब ध्यान दो,
अब जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे, जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं उनसे हाफ मोल्स आपका क्लोरीन बन रहा है। दैट इज, अगर आपसे मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस, तो ये कितना, इनका रेशियो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स 1 है, क्लोरीन गैस 1/2 है, तो ये वैल्यू आ रही है 2/1। तो इससे मुझे क्या समझ आया कि जितने मेरे क्लोरीन के मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, वो क्या हो जाएंगे, दे वुड बी हाफ टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रिलेशन तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से निकाल ही सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन जो आ रहे हैं वो हाफ आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और वो आप इस रिएक्शन से भी देख के बता सकते थे कि एक क्लोरीन जब डिपॉजिट हो रहा है वो हाफ मोल क्लोरीन छोड़ रहा है गैस में और 1 मोल इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो वो मोल कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो या ऐसे आप रिलेशन बना के भी निकाल सकते हो। और एक बार मेरे पास ये रिलेशन आ गया, फिर मैं क्या सोचूंगा, फिर मैं एक ही चीज़ सोचूंगा, दैट इज़ जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन आएगा वो कितने आ जाएंगे, वो 1/2, दैट इज हाफ टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो हमने कैलकुलेट किया था, कितना था, इट वाज 0.1। तो यहाँ पे 0.1 लिख देंगे, दैट इज 0.1 मोल्स। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ जाएगी हाफ इंटू 0.1, इतने ऐसे रहने दो, इतने मोल्स मेरे पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। लेकिन मुझे मोल्स नहीं निकालना, मुझे वॉल्यूम निकालनी है। तो अब हमारा कौन सा रिलेशन काम आएगा, अब हमारा आएगा कि एनटीपी कंडीशंस पे 1 मोल अगर मैं क्लोरीन लेता हूँ, 1 मोल क्लोरीन गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर्स। तो आपके पास कितने मोल्स है, हमारे पास है हाफ इंटू 0.1 मोल्स, इतने क्लोरीन है मेरे पास। तो ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, बोल दो x लीटर ऑक्यूपाई करेगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू स्ट्रेट वे आ जाएगी यूनिटरी मेथड लगा के, हाफ इंटू 0.1 इंटू 22.4 इतने लीटर्स। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ रही है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1.12 लीटर्स। तो ये है वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इवॉल्व। तो वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इवॉल्व जो है इट इज़ 1.12 लीटर्स। तो अगेन हमने कोई लॉ वगैरह यूज़ नहीं किया, हमने स्ट्रेट अवे जो इक्वेशंस हमें पता है डायरेक्ट उसका यूज़ करके हमने ये क्वेश्चंस कर दिए। इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चंस आपको जनरली हर जगह कोचिंग वगैरह में भी सभी जगह आपको फैराडे लॉ यूज़ करवा के कराया जाता है, लेकिन उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मली मेथड से चलेंगे, जो हमें आता है उसी को यूज़ करके हम लोग अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने को समझ आ गया कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर। अब ये क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब बाकी क्वेश्चंस आप एक एक करके ट्राई, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4.25 एम्पियर ऑफ करंट वाज पास फॉर 1 मिनट थ्रू प्योर वाटर, फाइंड आउट द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज इवॉल्व ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगेन जितने क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे अपने को क्या लेना देना, अपने को पहले तो आप लोग क्या कर लो, पहले स्टेप्स वो सेम रखो। दैट इज़ हमारे पास करंट कितना है, करंट हमारे पास है 4.25 एम्पियर और टाइम हमें दे रखा है 1 मिनट, दैट इज़ 60 सेकेंड्स। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, आप चार्ज निकाल लो। चार्ज आ जाएगा मेरा 4.25 टाइम्स 60, इतने कूलम्स चार्ज मेरे पास आ जाएगा। लेकिन चार्ज मुझे किस में निकालना है, चार्ज मुझे कूलम्स में नहीं, चार्ज मुझे निकालना है फैराडे में। तो जो चार्ज मेरे पास आएगा इन फैराडे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.25 टाइम्स 60 डिवाइडेड बाय 96500। तो इतने फैराडे मेरे पास चार्ज आ जाएगा और यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कितने हो जाएंगे, स्ट्रेट वे ये वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कुछ आ रही है आपकी 4.25 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 96500। तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 2.6 इंटू 10⁻³ दैट इज़ इतने मोल्स हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इतने मोल्स मेरे पास आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हो गया मेरा स्टेप 1। ये तो पहले मैंने क्वेश्चन पूरा भी नहीं पढ़ा, मैं ये तो वैसे सॉल्व कर दूंगा। यहाँ तक तो मेरा काम है, मुश्किल से मुझे 15-20 सेकंड लगेंगे, यहाँ तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि आपको बताना है प्योर वाटर की जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या क्या गैसेस निकलती हैं और कितनी उनकी वॉल्यूम है। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे प्योर वाटर का। तो यार प्योर वाटर में 2 कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं प्योर वाटर को देखता हूँ
तो ये टूटता है एक तो H पॉजिटिव में और एक टूटता है ये OH नेगेटिव में। अब H पॉजिटिव की इलेक्ट्रोलिसिस होगी कैथोड पे, OH की एनोड पे। तो H पॉजिटिव क्या रिएक्शन शो करता है? H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाफ H2 गैस में। ये रिएक्शन भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ के आए हैं, रेडॉक्स वगैरह में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने देखा कि एक मोल अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन बन रहा है, दैट इज़ अगर ये 1 मोल यूज़ हो रहा है, तो मेरे पास हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। तो वही वाली बात आ जाएगी, एक मोल पे हाफ मिल रहा है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स होते तो 1 मोल हाइड्रोजन बनता, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स होते तो 3/2 कर देते आप। तो सो एंड सो ऑन आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो मुझे क्या समझ आया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर मैं लेके चलता हूँ तो मेरे हाफ मोल्स दैट इज़ 1/2 मोल्स हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। और क्वेश्चन में हमने कितना कैलकुलेट किया, जो हम पहले फर्स्ट स्टेप 1 में कैलकुलेट करके आए हैं, दैट इज़ हमारे पास 2.6 टाइम्स 10⁻³ जैसे ऊपर देखो, इतने मोल्स हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मेरे पास कितने मोल्स हाइड्रोजन गैस आ जाएगी? तो यूनिटरी मेथड लगा के आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हो, ये आ जाएगी 2.6 टाइम्स 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। इतने मोल्स मेरे पास हाइड्रोजन गैस के आ जाएंगे। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना हुआ? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आ रही है 1.3 टाइम्स 10⁻³ मोल्स। तो इतने मोल्स मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। एंड स्ट्रेट अवे दूसरे रिएक्शन भी निकाल सकता हूँ, दैट इज़ ऑक्सीजन का भी निकाल सकता हूँ मैं। तो इतना हमें क्या निकालना है? हमें निकालना था वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो कितनी आ जाएगी? वो स्ट्रेट अवे 1.3 टाइम्स 10⁻³ इंटू 22.4, इतने लीटर्स मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.3 इंटू 22.4, तो ये वैल्यू आ रही है 29.12 इंटू 10⁻³ इतने लीटर्स, तो कुछ आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.02912, इतने लीटर्स मेरे पास आ रही है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ क्या? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितनी हुई? इतनी हुई भाई। लेकिन आपसे सिर्फ हाइड्रोजन नहीं पूछ रहा, आपसे ऑक्सीजन भी पूछ रहा। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, मैं सभी कैलकुलेट कर देता हूँ। तो अगर मुझे ऑक्सीजन की बात करनी है, तो ऑक्सीजन वाला केस में रिएक्शन होता है, 4 हाइड्रोक्साइड आयन टूटते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स में। ये रिएक्शन जो हैं आपने एक बार पहले पढ़ चुके हो रेडॉक्स में, लेकिन फिर भी एक बार को आप उस चैप्टर को रिवाइज कर लें ताकि ये रिएक्शंस आप डायरेक्ट लिख पाओ। तो ये टूट जाएगा 2 वाटर में और 1 ऑक्सीजन में। तो सीधी सी बात है, मुझे पता लग रहा है कि 4 मोल्स अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हूँ तो 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन के पीछे मुझे 1 मोल ऑक्सीजन गैस मिल रही है। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स कितने थे? हमारे पास थे इलेक्ट्रॉन्स के मोल 2.3 इंटू 10⁻³ तो इतने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स के थे, तो यहाँ से लिख दो 2.3 इंटू 10⁻² 2.3 टू 2.6 था, 2.6 था, ठीक है। तो 2.6 इंटू 10⁻³ मोल्स अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन के हैं तो ये कितनी दे देंगे वॉल्यूम, कितने मोल्स ऑक्सीजन दे देंगे? तो स्ट्रेट अवे ये आ जाएगा 2.6 टाइम्स 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4, इतने मोल्स मेरे को दे देगा ये ऑक्सीजन गैस के। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग जाएगा कि जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ रहे हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन गैस के कितने आ रहे हैं? दे आर कमिंग आउट टू बी 2.6 डिवाइडेड बाई 4। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0.65 टाइम्स 10⁻³ मोल्स मेरे पास ऑक्सीजन के आ रहे हैं, ठीक है। और वॉल्यूम अगर मैं पूछता हूँ तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये स्ट्रेट वे नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, दैट इज 0.65 इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ इतने लीटर्स आ जाएगी। तो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आती है? ये आ रही है 14.56 टाइम्स 10⁻³ लीटर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास ऑक्सीजन गैस की भी वॉल्यूम आ गई और हमारे पास हाइड्रोजन गैस की भी वॉल्यूम आ गई। तो दोनों गैसेस की वॉल्यूम आ गई। टोटल आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल वॉल्यूम कितनी है, दोनों को ऐड कर दोगे वो टोटल वॉल्यूम क्या बराबर हो जाएगी, ठीक है।
तो ये अपने को समझ आ गया। चलो ये तो हो गया क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है 96.5 एम्पियर्स ऑफ करंट इज पास थ्रू 200 ml ऑफ प्योर वाटर फॉर 1000 सेकेंड्स, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। ठीक है, वही वाले बात, पहले तो अपने स्टेप्स कर लेते हैं, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है हमारा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है आई टाइम्स टी। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 96.5 इंटू 1000 सेकेंड्स, ये है एम्फेयर में। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आ रही है 96500 कूलम्स। तो इतने कूलम्स मेरे पास चार्ज आ रहा है, पर मुझे चार्ज कूलम्स में नहीं चाहिए, मुझे चार्ज चाहिए फैराडे में। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं निकालूंगा चार्ज इन फैराडे। ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी, इसी वैल्यू को डिवाइड कर दो कूलम्स वाले चार्ज को 96500 से, तो ये फैराडे आ जाएंगे। तो कितने आ रहे हैं, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1 फैराडे। तो मुझे क्या समझ आया, मुझे ये समझ आया कि जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कितने आ रहे हैं, ये स्ट्रेट अवे आ रहे हैं 1। तो मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस बार। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। तो प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है और कितना दे रखा है, 200 ml ऑफ प्योर वाटर दे रखा है। तो यार पहले समझो कि इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का होता है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स हमारे यूज होते हैं। इस केस में ध्यान रखना था, वाटर क्या है, अगर मैं रिएक्शन लिखता हूँ तो हमने रिएक्शन लिखा था 2H पॉजिटिव प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या देता है, ये हाइड्रोजन गैस देता है। अगर मैं बोलता हूँ हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस हैं 2, तो ये क्या देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे प्लस वाटर देंगे प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन गैस के देंगे। तो अगर मैं नेट रिएक्शन को ऐड करके लिखूं तो मुझे क्या पता लग रहा है, यहाँ पे तो 2H पॉजिटिव प्लस 2H नेगेटिव, तो ये स्ट्रेट वे हो जाएगा 2H2O, और ये इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगे, ये देगा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस प्लस वाटर। ठीक है, तो नेट आप देख रहे हो, यहाँ भी वाटर है और यहाँ भी वाटर है, तो इफेक्टिवली मैं बोलूँगा, तो आप एक काम करो, इसको यहाँ से काटो, तो नेट इफेक्टिव रिएक्शन मेरे पास क्या है, वाटर मुझे डिसोशिएट करके दे रहा है H2 प्लस हाफ O2। तो ये मेरा नेट रिएक्शन हो रहा है इस केस में, तो दिस इज द नेट रिएक्शन। और इस रिएक्शन को करने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स ज़रूरत पड़े, दैट इज़ मुझे 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ भी 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन के हैं और यहाँ भी 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन के हैं। तो इफेक्टिवली मेरे को 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज़ किए मैंने, और मैंने क्या किया, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन यूज़ करके मैंने एक वाटर को डिकम्पोज किया। तो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन यूज़ करके मैं इफेक्टिवली 1 मोल वाटर को कंज्यूम कर रहा हूँ। तो हमने जो कैलकुलेट किया था, हमने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 1 मोल आ रहे हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पीछे अब मुझे ये देखना है कि वाटर कितना कंज्यूम हुआ। क्वेश्चन देखते हैं, मुझे पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर मैं यूज़ करता हूँ तो हाफ मोल मेरा वाटर डिकम्पोज होता है। तो मेरे को कितना देखना है, मुझे 1 मोल पे ही देखना है। 1 मोल पे हाफ मोल होता है, तो हाफ मोल वाटर कितना हो जाता है, मतलब उसका मास अगर कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स 18 ग्राम्स। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 9 ग्राम्स। तो इफेक्टिवली जो मेरा वाटर डिकम्पोज हुआ उसका मास ऑफ वाटर डिकम्पोज, तो ये जो मास आ रहा है इट इज़ कमिंग आउट टू बी 9 ग्राम्स। मतलब इतना पानी मैंने इतनी इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद डिकम्पोज करवा दिया। ठीक है, बट मेरे को वॉल्यूम निकालनी है, और मुझे एक चीज़ तो पता ही है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी होती है, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है। अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ तो डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml। तो 1 ग्राम जो मास है वो 1 ml का होता है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी, क्योंकि मास मेरे पास 9 ग्राम्स है, डेंसिटी 1 ग्राम्स पर ml है, तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, 1 ग्राम 1 ml का है तो 9 ग्राम्स में 9 ml आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिकम्पोज कितना आ रहा है, 9 ml आ रहा है। तो इतना मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर डिकम्पोज है कि 9 ml वाटर मेरा डिकम्पोज हुआ। लेकिन क्वेश्चन में आप ध्यान दो, क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में आपसे पूछा था व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट देखते हैं, तो वॉल्यूम लेफ्ट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट ये आ जाएगा स्ट्रेट अवे आपका
वॉल्यूम इनिशियल माइनस वॉल्यूम डीकम्पोज। तो ये वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो ये कितनी आ जाएगी, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास थी 200 ml माइनस डीकम्पोज है 9 ml, तो ये वैल्यू स्ट्रेट अवे हमारे पास आ रही है 191 ml, और यही हमारा आंसर होगा। ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके आईआईटी एडवांस में बहुत बार पूछे गए हैं। मेंस में इसका बहुत इजी एप्लीकेशन आता है। हमने जो क्वेश्चंस किए बहुत अच्छे लेवल के किए हैं, ताकि अब आपका बोर्ड में आ जाए, मेंस में आ जाए, एडवांस में आ जाए, आप ये क्वेश्चंस हमेशा कर पाओगे। ठीक है, चलो ठीक है। ये तो हमने बहुत स्मार्टली बहुत ऐसे न्यूमेरिकल्स किए थे जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कैटायन था और एक ही एनायन आ रहा था। अगर मोल्टन NaCl आ रहा था तो Na पॉजिटिव आ रहा था और Cl नेगेटिव आ रहा था। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि और आयन्स हो, मतलब सिर्फ Na ना हो, H भी हो और बहुत सारे हो जाए, मतलब आपके पास एक कॉम्पिटिशन हो जाए, बहुत सारे कैटायन्स और बहुत सारे एनायन्स हैं, तो उस केस में हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे, कौन जाएगा, क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्या सिलेक्शन रूल होना चाहिए। तो ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि अगर मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनायंस एंड कैटायंस हैं तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ एनायंस एंड कैटायंस। तो यार प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी के लिए, अभी करंट सिनेरियो में हम लोग वो केस लेके चल रहे हैं जिसमें हमारी जो इलेक्ट्रोड्स है दे आर ऑफ इनर्ट मटेरियल, जैसे प्लेटिनम हो गया, प्लेडिनम हो गया, कार्बन होगी। वो जो इलेक्ट्रोड्स हमारी रिएक्शन में कोई पार्ट नहीं ले रही, मतलब इलेक्ट्रोड्स क्या कर रही हैं, बस सरफेस प्रोवाइड करके बैठी हुई हैं, कह रहे हैं आप आओ रिएक्शन करो चले जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वैसी इलेक्ट्रोड्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, उस केस में अगर मुझे देखना है कि मेरे पास कल को, अभी तो हमने मोल्टन NaCl लिया है, लेकिन कल को अगर मैं बोलता हूँ कि आई हैव एक्वस NaCl, तो एक्वस NaCl में मुझे पता है क्या क्या प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, Cl नेगेटिव प्रेजेंट होगा, वाटर है तो H पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, OH नेगेटिव प्रेजेंट होगा। तो आपके पास दिख रहे हो, एक साइड तो आपके पास कैटायंस आ गए, एक साइड आपके पास एनायंस आ गए। अब Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव है, किसको प्रेफरेंस देंगे, कोई आइडिया नहीं है। Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव है, किसको प्रेफरेंस देंगे, अभी भी कुछ नहीं पता। तो अभी हम लोग यही सीखेंगे कि अगर मेरे पास बहुत सारे कैटायंस एनायंस आ जाते हैं तो अब उस केस में हम लोग क्या रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो यार कैटायंस के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास सीरीज थी जिसको हम लोगों ने बचपन में सीख के आते थे रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कायदे से उसका नाम है। हम लोगों ने रेडॉक्स जब चैप्टर पढ़ा था 11th में, तब हमने इसके बारे में एक बार इंट्रोडक्शन आया था, वो बचपन से भी आप पढ़ते आ रहे हो कि रिएक्टिविटी सीरीज होती है मेटल्स की। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, आप लोग तब पढ़ते थे जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर आता है, जो कम रिएक्टिव है वो नीचे आ जाता है। इस बेसिस पे आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इसका एक ऑर्डर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये सारे के सारे ऑर्डर में अरेंज्ड हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से। इसका मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं कि कभी भी अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको दे दूँ, होता क्या है कि जो लिथियम है, ये सीरीज इस चीज को डिफाइन करती है कि लिथियम अपना लिथियम पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रखता है। यानी लिथियम जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा चाहेगा कि मैं किस में कन्वर्ट हो जाऊं, मैं अपने कैटायन वाले रूप में कन्वर्ट हो जाऊं। अगर मैं पोटेशियम की बात करता हूं तो पोटेशियम किस में कन्वर्ट होगा, के पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो लिथियम पोटेशियम से ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ कि लिथियम की टेंडेंसी ज्यादा है कि वो पोटेशियम के ऊपर, मतलब कि लिथियम ज्यादा कन्वर्ट होना चाहेगा लिथियम पॉजिटिव में एज कंपेयर टू पोटेशियम जो पोटेशियम पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहता है। ठीक है, तो अगर दोनों को मैं साथ रख दूंगा, बोलूंगा कि तुम में से कोई एक ही कन्वर्ट हो सकता है, तो कौन कन्वर्ट होगा, इट वुड बी अगेन लिथियम। ठीक है, तो सिमिलरली आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, सो एंड सो ऑन, बाकी सारे मेटल्स हैं, तो ये प्रोपोर्शनली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने अपने कैटायंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो यार बात ये है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज सर आपने बता दी, बट इसका क्या लेना देना हमारे करंट प्रॉब्लम के साथ, कि हमें तो प्रॉब्लम ये देती ना कि कौन जाएगा, सोडियम जाएगा कि हाइड्रोजन जाएगा। तो अभी आप देखो, सोडियम यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो एक रिएक्शन है, सोडियम कन्वर्ट किस में होना चाहता है, सोडियम यहाँ पे Na पॉजिटिव में, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, और हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा किसमें, H पॉजिटिव में। अभी अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज में ये चीज एनालाइज की कि जो ऊपर होता है, जो भी स्पीसीज ऊपर प्रेजेंट होती है वो जल्दी डिस्चार्ज करना चाहिए, वो जल्दी से जल्दी कैटायंस के रूप में कन्वर्ट होना चाहती है। दैट इज, अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम चाहता है कि जल्दी से जल्दी मैं कन्वर्ट किस में हो जाऊँ, मैं कन्वर्ट हो जाऊँ
Na पॉजिटिव में। तो सोडियम Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहता है, तो वो रिवर्स रिएक्शन शो करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। दैट इज सोडियम मेरा Na पॉजिटिव अगर मैं लेके चलता हूँ तो वो Na में कन्वर्ट होना चाहेगा, इसका रिवर्स रिएक्शन। तो वो यहाँ पे रिलेटिव टू हाइड्रोजन नहीं होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन मेरा ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, तो बैकवर्ड रिएक्शन मेरा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। और हम लोग जो रिएक्शंस कर रहे हैं, हम लोग हर जगह क्या कर रहे थे, हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं। तो सोडियम रिडक्शन नहीं करना चाहता, सोडियम नहीं चाहता। सोडियम ये रिएक्शन दैट इज सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, वो इस रिएक्शन को शो नहीं करना चाहता कंपेरेटिवली टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करना चाहेगा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो हाइड्रोजन की ये टेंडेंसी ज़्यादा है कंपेयर टू सोडियम, और सोडियम की ये टेंडेंसी कम है। सोडियम की टेंडेंसी कौन सी ज़्यादा है, सोडियम ये वाला रिएक्शन दैट इज कैटायन में ज़्यादा कन्वर्ट होना चाहता है, तो कैटायन से वो मेटल में कन्वर्ट नहीं होना चाहता। सिमिलरली हाइड्रोजन कैटायन में कम कन्वर्ट होना चाहता है, लेकिन मेटल में हाइड्रो अगर कैटायन आपके पास है, H पॉजिटिव आपके पास है, तो वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, एक चीज़ इसको, इसका नाम क्या है, डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है कि कोई भी एलिमेंट, मान लो मेरे पास H पॉजिटिव था, मेरे पास Na पॉजिटिव था, Na पॉजिटिव को Na में कन्वर्ट करना, या दैट इज उसको मेटल में जाना है, अगर उसमें कितनी एनर्जी लग रही है, कितना पोटेंशियल लग रहा है, उसको हम लोग उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलेंगे। सिमिलरली आपके पास H पॉजिटिव है, उसको H में हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी, कितना पोटेंशियल लग रहा है, उसको उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलेंगे। तो बेसिकली वो मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जो उसको चाहिए, सोडियम पॉजिटिव को सोडियम में कन्वर्ट होने के लिए या H पॉजिटिव को हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, तो इट इज़ अ मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस टू बी अप्लाइड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर आयन एट द इलेक्ट्रोड। तो जैसे मान लो मेरे पास Na पॉजिटिव और हाइड्रोजन है, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये बात सीखी कि नीचे वाला रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी होने की ज़्यादा टेंडेंसी है, वो ज़्यादा इजीली हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा इट वुड बी लोअर, एंड जो सोडियम पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा इट वुड बी हायर। तो सोडियम पॉजिटिव जो है वो सोडियम में कन्वर्ट नहीं होना चाहता, तो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। H पॉजिटिव जो है वो कन्वर्ट होना चाहता है हाइड्रोजन गैस में, तो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस करते हैं। दैट इज़ ये दोनों रिएक्शंस खुद से नहीं होंगे, आपको बाहर से कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो आप एक बात बताओ, सोडियम को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, हाइड्रोजन को बहुत कम चाहिए, तो कौन सा रिएक्शन होना चाहेगा? खुद ब खुद हमें तो ये चीज़ रियलाइज होगी ना, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो इजीली हो जाएगा, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है वो इजीली नहीं होगा। तो सोडियम जो पॉजिटिव है वो इजीली नहीं होना चाहेगा, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए। हाइड्रोजन को कम पोटेंशियल चाहिए, तो वो इजीली हो जाएगा। तो स्ट्रेट अवे बोलते हैं कि दैट ग्रेटर द डिस्चार्ज पोटेंशियल द लेसर इज द टेंडेंसी ऑफ आयंस टू गेट डिस्चार्ज। तो अगर मेरे पास सोडियम पॉजिटिव प्रेजेंट है और मेरे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो सोडियम पॉजिटिव मेरा डिस्चार्ज नहीं होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। कंपैरिजन कैसे किया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, जो जितना ऊपर प्रेजेंट होगा उतनी कम टेंडेंसी हो जाएगी उसकी डिस्चार्ज होने की, और जो जितना नीचे प्रेजेंट होगा उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी हो जाएगी उसकी डिस्चार्ज होने की। ठीक है जी, तो यार ये तो हमने सीखा कैटायंस में। तो अभी हम लोगों ने सोडियम और क्या थे, ये थे हमारे कैटायंस। लेकिन मुझे कैटायन से मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे एनाइंस भी देखने पड़ेंगे। तो एनाइंस के केस में क्या होगा, तो यार एनाइंस के केस में ऑर्डर ही डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर आपके पास दैट इज जो आपके पॉलीएटॉमिक स्पीसीज हैं, जैसे सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, जिसमें मोर देन वन आयंस है, पॉलीएटॉमिक आयन स्पीसीज जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, उन केसेस उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मैं एक रिलेटिव ऑर्डर की बात करता हूँ, तो पॉलीएटॉमिक वाले होते हैं जो बहुत मुश्किल से डिस्चार्ज, तो यार वो इजीली नहीं होंगे, उनको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड से भी वेव ज़्यादा हो जाएगी क्लोरीन और एसीटेट आयन। दिस इज द प्रेफरेंशियल ऑर्डर। तो ये मैंने किसको सेटअप किया, दिस इज द टेंडेंसी टू गेट डिस्चार्ज। तो मतलब मुझे क्या समझ आया कि क्लोरीन इजीली डिस्चार्ज हो रहा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड इजीली डिस्चार्ज हो रहा है एज कम्पेयर टू पॉलीएटॉमिक स्पीसीज, पॉलीएटॉमिक आयंस। होता क्या यार, पॉलीएटॉमिक आयंस में ना कोई बॉन्ड तोड़ना होता है हमें,
तो अगर आप किसी बॉन्ड को तोड़ोगे तो उसमें एनर्जी लगती है, उसकी वजह से उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये रीज़न होता है पॉलीएटॉमिक आयंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होने का। तो अगर मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो मेरे पास सल्फेट प्रेजेंट है और मेरे पास क्लोरीन आयन है, तो इनमें से कौन जाएगा? सल्फेट का बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल है तो ये नहीं जाएगा, और क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो ये चला जाएगा। तो ऐसे हम लोग एनाइंस के केस में कंपैरिजन कर सकते हैं। वैसे तो इसकी बहुत लंबी सीरीज होती है, लेकिन काम के जो एनाइंस है वो मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। तो दिस इज द टेंडेंसी टू गेट डिस्चार्ज। चलो जी, ये तो हमने देख लिया कैटायंस के केस में और एनाइंस के केस में क्या होने वाला है। अब एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, थोड़े से एग्जांपल्स लेंगे जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मान लो मेरे पास एक्वस NaCl प्रेजेंट है। तो एक्वस NaCl का मतलब क्या है कि NaCl प्लस आपके पास वाटर प्रेजेंट है। NaCl इन वाटर को एक्वस NaCl बोलेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे? हमारे पास Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और हाइड्रोक्साइड। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaCl से आ रहे हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर से आ रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई। अब स्ट्रेट वे सिंपल सी बात है, सोडियम पॉजिटिव हाइड्रोजन में अभी हमने देखा सोडियम और हाइड्रोजन में कौन ऊपर था? सोडियम ऊपर था। तो कौन डिस्चार्ज करने जाएगा? हाइड्रोजन डिस्चार्ज करने जाएगा। तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो जाएगा, सोडियम वहीं का वहीं रह जाएगा। और क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड में भी हमने अभी कंपेयर किया था कि क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड से इजीली कंपेयर हो जाता है। इसका भी एक रीज़न आता है, हम लोग इसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा होता है। तो क्लोरीन यहाँ से तो हाइड्रोजन जा रहा है, यहाँ से क्लोरीन जा रहा है। तो हमारे पास सॉल्वेंट वहाँ पे बच कौन गया? हाइड्रोजन चला गया, क्लोरीन चला गया। तो लास्ट में रह कौन गया? लास्ट में रह गया NaOH। तो आप एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो, हमारे पास NaOH बच रहा है, दैट इज़ हाइड्रोजन भी निकल रहा है, क्लोरीन भी निकल रहा है। तो फाइनली हमारे पास NaOH बच रहा है, दैट इज़ OH आयन की कंसनट्रेशन मेरी इंक्रीज़ होती जा रही है। और अगर मेरे OH आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी तो मेरा मीडियम कैसा होता जाएगा? एसिडिक होगा या बेसिक होगा? एल्कलाइन होगा या एसिडिक होगा? सिंपल सी बात है, जैसे जैसे OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी मीडियम और बेसिक और एल्कलाइन की तरफ बढ़ता जाएगा। हेंस जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रोलिसिस को ज़्यादा करता रहूँगा मेरा जो pH की वैल्यू होगी वो इंक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, द pH ऑफ द मीडियम वुड इंक्रीज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एंड द मीडियम वुड बी एल्कलाइन। वही बात है, OH आयन कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा करते जाओगे उतना ही pH वैल्यू, ये pH वैल्यू कम होती जाएगी और pH वैल्यू उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। तो बेसिकली मतलब pH से है, pH की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। तो अभी ये आप खुद से कर सकते हो, कौन कौन से आयंस आ जाएंगे? कॉपर आ जाएगा, सल्फेट आ जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा, OH नेगेटिव आ जाएगा। अब की बार अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो, वीडियो पीछे लेके जाओ, देखो कि हाइड्रोजन ऊपर था, कॉपर नीचे था। तो जो नीचे होगा वो इजीली डिस्चार्ज कर सकता है। तो यहाँ से कॉपर जाएगा तो हाइड्रोजन नहीं जा पाएगा, और सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में पॉलीएटॉमिक मैंने बोला नहीं जा पाते तो हाइड्रोक्साइड जाएगा यहाँ से। तो मीडियम में क्या बच रहा है? मीडियम में बच रहा है आपके पास H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। दैट इज अब मेरे पास बन क्या रहा है? मेरे पास H2SO4 बन रहा होगा। तो मेरे पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या हो रही है? H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन अब की बार मेरी इंक्रीज हो रही है। और अगर मेरी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं स्ट्रेट अवे ये बोल सकता हूँ कि मेरी जो pH वैल्यू है वो क्या कर जाएगी? वो डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मेरी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ लिख दिया मैंने, when aqueous copper sulfate is electrolyzed the medium turns acidic and the pH decreases during electrolysis। तो ये चीज़ मुझे एकदम क्लियर हो गई कि अगर मैं कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज करता हूँ तो मीडियम मेरा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको एक फील आने लग गई होगी कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है। एक और कर लेते हैं लास्ट आपके लिए, एक्वस AgNO3। तो क्या क्या आयंस होंगे? Ag पॉजिटिव, नाइट्रेट, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अगेन Ag तो आपका कॉपर से भी नीचे था, तो अगर Ag मेरा कॉपर से भी नीचे है तो यहाँ से Ag और H में कौन जाएगा? Ag जाएगा। और नाइट्रेट और OH में अगेन नाइट्रेट पॉलीएटॉमिक है तो ये नहीं जाएगा, OH यहाँ से अब जाएगा। तो हमारे पास मीडियम में क्या बच जाएगा? HNO3। तो अगर मेरे पास मीडियम में HNO3 बच रहा है तो अगेन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मेरी क्या हो जाएगी? ये इंक्रीज़ कर जाएगी। और अगर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो pH मेरा क्या कर जाएगा? अब की बार फिर डिक्रीज़ कर जाएगा। तो वही वाली बात है, अब ये आप अकॉर्डिंगली रिलेट करते जाओगे, एक आइडिया लग गया। कैटायंस में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, अनायंस में एक प्रेफरेंस ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे समझ आ गया।